हेलो एवरीवन, कौन कौन आ गए हैं लाइव चैट में? हाय डाल दो फटाफट। कौन कौन आ गए हैं लाइव चैट में? हाय डाल दो फटाफट। हेलो। ओ हेलो। और कोई आया है क्या भाई? आया? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन का। ओ सॉरी, 1 मिनट। ये है पार्ट 3। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 3 आज। और कल के पार्ट में हम इसे ख़त्म कर डालेंगे इस चैप्टर को। अब देखिए क्या है, हमें पता है कि अब टाइम टेबल आ गया है एग्ज़ाम्स का, और सितंबर में एग्ज़ाम शुरू हो रही है, इन द बिगिनिंग ऑफ सितंबर। इसीलिए अभी क्लासेस रुक जाएंगी। ठीक है, मतलब कल लास्ट लाइव क्लास होगी शाम को 4 बजे, ये लास्ट होगी। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली 6 सितंबर से शुरू होगी। ठीक है, एंड आज रात का जो प्रीमियर होगा, जो कि साइंस 2 का रहने वाला है, दैट विल बी द लास्ट प्रीमियर फॉर दिस मंथ। ठीक है, उसके बाद सीधे नेक्स्ट महीने 6 सितंबर से हम शुरू करेंगे वापस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। एंड आज के सेशन का एजेंडा है हमारा हिस्टोरियोग्राफी के। अब हम अलग अलग टाइप्स को डिस्कस करना कल हमने शुरू कर दिया था। कल हमने पढ़ा था अबाउट ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी और कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा टाइप, दैट इज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? The writings of Indian historians who were trained in the British educational system show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers. Their writings are known as nationalistic historiography. तो क्या है कि कुछ ऐसे भारतीय इतिहासकार थे, हिस्टोरियन मतलब जो हिस्ट्री लिखते हैं, इतिहासकार। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे थे। अभी देखिए पहले क्या था, पहले इंडिया में खुद के इंडियन स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, तब ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम चलता था। ठीक है, मतलब तब ब्रिटिशर्स ने खोले हुए स्कूल्स हुआ करते थे, उनकी दी हुई टेक्स्ट बुक्स हुआ करती थी, और उन टेक्स्ट बुक्स में इंडिया के बारे में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया था विच वॉज नॉट गुड। आपत्तिजनक चीज़ें लिखी गई थी इंडिया के बारे में। और ये जो कुछ ऐसे इंडियन लोग थे, उनको ऐसा लगा कि हमें इंडिया की जो पहले एंशियंट टाइम्स में जो इंडिया की ग्लोरी थी, जो इंडिया इतना महान कहलाया जाता था, उस प्राइड को हमें वापस रिस्टोर करना है, मतलब वापस दिलाना है। और जो इंडियन रीडर्स है, इंडियन रीडर्स एक सेल्फ स्टीम के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकते हैं कि भाई हमारे कंट्री के बारे में कुछ अच्छा लिखा होगा इस बुक के अंदर। ठीक है, और इन राइटिंग्स को हम कहते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि ये नेशन से रिलेटेड थे। इनको नेशन, अपने इंडिया के बारे में उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था लिखना, और उसके बारे में अच्छी चीज़ें लिखते थे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में। नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। यहाँ पे मैंने साइड में फोटोज दी हुई है। ठीक है, सो ये क्रिटिसाइज द प्रिजुडाइज्ड हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री लिखते थे, जिसपे वो एकदम प्रिजुडाइज करके लिखते थे, मतलब एकदम क्या कहते हैं, बहुत ही खराब तरीके से इंडिया को या इंडिया के लोगों को दिखाया जाता था उसके अंदर, इस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वो चाहते थे कि इंडियन हिस्ट्री का एक गोल्डन एरा हो, मतलब वो इंडियन हिस्ट्री जो लिखते हैं उसका एक बहुत ज़्यादा एक लार्ज स्केल पर लोगों को सही हिस्ट्री के बारे में पता चले। दे आर एट टाइम्स ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रुथ। अच्छा, अब ये चीज़ है ना कि उन्होंने इंडिया के बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी कि कुछ लोगों ने उन पे ये भी इल्ज़ाम लगाए कि ये क्रिटिकल एनालिसिस ही नहीं करते हैं कि क्या सच है। लेकिन
हो सकता है, बहुत सारे ऑथर्स होते हैं जो करते हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं जो नहीं भी करते, ऐसा भी होता है, सो दैट इज वन क्रिटिसिज्म। लेकिन ये जो भी लिखते थे वो अच्छा ही लिखते थे इंडिया के बारे में, ये सही है इसके अंदर। नाउ महादेव गोविंद रानड़े, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदिराजी, वासुदेव विष्णु मिराशी एंड अनंत सदाशिव अल्टेकर आर द नेम्स ऑफ सम रिनाउंड स्कॉलर्स अमंग द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस। तो ये सब नाम है, इसमें से आपको याद कौन से रखने, सबसे मेन बता रहा हूँ, विनायक दामोदर सावरकर, महादेव गोविंद रानड़े, ठीक है, ये सबसे मेन है दो, इनको तो याद रखना ही है। बाकी आसपास के और 2-3 नाम याद रख लीजिएगा, उससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दीज आर सम नेम्स ऑफ सम रिनाउंड स्कॉलर्स, रिनाउंड मतलब फेमस, ठीक है, फॉर द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। नाउ डू यू नो जस्टिस महादेव गोविंद रानड़े, जिनका सबसे पहला यहाँ पे नाम आया था अभी अभी, has explained the background of the rise of Maratha Empire in great details in his book The Rise of Maratha Power। तो आपको पता है जो मराठा एम्पायर है वो शिवाजी महाराज के समय से शुरू हुआ था और उसके बाद बढ़ता ही गया। लाइक फॉर एग्जांपल छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में आपको पता है, उनके बाद राजा राम महाराज थे। तो ये सब के काल में जो मराठा एम्पायर था वो बढ़ता गया और एक टाइम ऐसा आया, पेशवाज का टाइम, जब मराठा एम्पायर ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में था, ठीक है। सो उसके बारे में जस्टिस महादेव गोविंद रानड़े ने अपनी किताब द राइज ऑफ मराठा पावर में लिखा है। According to him, it was not likely a suddenly erupted forest fire, but the ground for it in Maharashtra on the social, cultural and religious levels was getting ready over a prolonged time। तो वो क्या कहते थे कि भाई ऐसा नहीं है कि कहीं किसी कोने से शिवाजी महाराज उठे और उन्होंने जो है महाराष्ट्र में मराठा एम्पायर बड़ा होना चाहिए, ऐसा बीच में से ही एकदम सडनली उन्होंने क्या किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही लंबा एक हिस्ट्री था, एक बहुत ही लंबा बैकग्राउंड था, एक सोशल, कल्चरल और रिलीजियस लेवल पे, मतलब लोगों के अंदर ऐसी इच्छा थी कि भाई ऐसा बने मराठा एम्पायर, उन्होंने कुछ तैयारियां की थी पहले से इसके बारे में, ठीक है। तो वो सब के बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो राजवाड़े, वी के राजवाड़े, ठीक है। तो वी के राजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, इटाइमोलॉजी, ग्रामर एटसेट्रा। तो राजवाड़े जी ने उनकी जो किताबें लिखी थी मराठी में, उनके अंदर क्या क्या लिखा था, हिस्ट्री के बारे में लिखा था, ये तो आपको पता ही है। लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेजेस के बारे में लिखा था कि कौन से काल में कौन सी लैंग्वेज प्रसिद्ध थी वगैरह, ठीक है। उसके बाद इटाइमोलॉजी मतलब लोगों के रहने का तरीका, वहाँ का सोशल कल्चर, ठीक है, ग्रामर एटसेट्रा, इन सब के बारे में लिखा था। सो ही वाज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स आए और इंडियंस की हिस्ट्री लिखी, हमें खुद की हिस्ट्री लिखनी चाहिए, ऐसा उनका फर्म ओपिनियन था। फर्म मतलब एकदम डट कर वो थे अपने ओपिनियन पे। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, साधने मतलब सोर्सेस, तो सोर्सेस ऑफ मराठी हिस्ट्री नाम की उन्होंने 22 पार्ट्स में, वॉल्यूम्स मैंने बोला था कि एक मोटी सी किताब होती है, उसके अलग अलग पार्ट की जगह अलग अलग वॉल्यूम है, ऐसा कहा जाता है। तो 22 वॉल्यूम्स लिखे उन्होंने, 22 पार्ट्स लिखे, ठीक है। किसके बारे में, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। इज इट क्लियर? कोई डाउट है, कोई मीनिंग नहीं समझ में आया हो? हेलो मनन पोपली। सो इज देयर एनी डाउट? हेलो ध्यानेश पाटिल। ओ okay, so are you able to understand? Is it clear? कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? yes, hello ध्यानेश। no, ध्यानेश, okay, is there any doubt? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इनके बारे में ही और है, ठीक है, वीके राजवाड़े के बारे में।
Now he wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. उन्होंने जो 22 किताबें उन्होंने जो लिखी मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, इनमें हर एक किताब की उन्होंने एकदम स्कॉलरली प्रीफेस लिखा. प्रीफेस मतलब जब आप किताब को खोलते हैं तब पहले पेज पे आपको एक उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलता है, उसे हम प्रीफेस कहते हैं. तो स्कॉलरली प्रीफेस का मतलब है इस प्रीफेस के अंदर उन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया, उस बुक में क्या क्या होगा, उस बुक के बारे में हर एक चीज उन्होंने डिटेल में लिखी, लेकिन शॉर्ट में लिखी. देखिए डिटेल में लिखना तो सबको आता है, लेकिन डिटेल में शॉर्ट में लिखना बहुत ही कम लोगों को आता है. पता है ना, समरी राइटिंग जिसे हम कहते हैं आजकल, समरी राइटिंग कितना मुश्किल होता है. दिखने में आसान सा है कि तुम्हारे सामने पैराग्राफ है, उसको शॉर्ट में लिख दो, लेकिन एक्चुअली में उसका हर एक डिटेल उस समरी के अंदर आनी चाहिए, उसको शॉर्ट करके लिखता आना चाहिए. दैट इज अ आर्ट. ठीक है, इसीलिए इनको बहुत ही ज्यादा माना जाता है. ही स्टेटेड हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज. इट डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पिरसीज एंड वॉर्स फॉर सीजिंग पावर. तो उन्होंने क्या बोला, हिस्ट्री क्या है, जो हमारी पुरानी सोसाइटीज थी, पुरानी सभ्यताएं थी, उनकी ऑल इंक्लूसिव इमेज, मतलब हर एक पहलू के बारे में उसके अंदर लिखना चाहिए. सिर्फ इतना ही नहीं है कि तुमने पॉलिटिकल इमेज एकदम जो हमारे राजा वगैरह होते हैं या फिर जो मेन मंत्री रहते हैं उनके बारे में लिख दिया, या कॉन्स्पिरेसी मतलब राजा के खिलाफ किसी ने कुछ साजिश की उसके बारे में लिखा, या फिर जो युद्ध लड़े गए उसके बारे में लिखा. तो तुम्हें हर एक चीज के बारे में लिखना चाहिए, ऐसा वी.के. राजवाड़े जी ने बोला. ही इंसिस्टेड that history should be written only using the authentic documentary source. तो किससे हिस्ट्री लिखनी चाहिए, ऑथेंटिक. ऑथेंटिक मतलब रियल, ठीक है, रियल जिसका हमने प्रूफ निकाला हो, डॉक्यूमेंट्री सोर्स. तो जो डॉक्यूमेंट्स हमें एकदम रियल हमें पता है कि सही है, उनसे हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, ऐसा वी.के. राजवाड़े ने कहा. नेक्स्ट, द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प्ड इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश. अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि ये जो हमने तीन डिस्कस किए, कॉलोनियल, ओरिएंटलिस्टिक और नेशनलिस्टिक, ये तीनों जो हिस्टोरियोग्राफी है ये इंडिपेंडेंस के पहले वाली है. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के पहले क्या थी, बाकी की जो दोनों थी उन्होंने तो इतना हेल्प नहीं किया, लेकिन जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी थी उन्होंने लोगों के मन में ऐसी भावना जगाई कि यार ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर काफी अत्याचार किया है और हमारी इंडियन सभ्यता पहले इतनी अच्छी थी और हमें अभी इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर्स से, जिससे कि हम वापस उस सभ्यता को खड़ा कर सके. ठीक है, इन दिस एस्पेक्ट द बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो आपको पता है 1857 में जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया था इंडिया में, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिपेंडेंस पाने के लिए जो स्ट्रगल था वो 1857 से ही शुरू हो गया था, उस टाइम से. ठीक है, तो उसके बारे में विनायक दामोदर सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम की किताब लिखी थी और काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा और आज भी आपने कई जगहों पर इनका नाम सुना होगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी. सभी लोगों के मन में ऐसी भावना जगी कि भाई हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर्स से. ठीक है, अब वी.के. राजवाड़े जी ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है, उसे हम जरा देख लेते हैं. ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस. Describing any event necessitates that the final portrayal should be spread on the complete canvas. एक ही एस होना चाहिए था यहाँ पे, complete canvas of the given time and place. Only if a balanced combination of the three factors, time, space and personalities is present, then only an event does qualify to be called so. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस. अगर तुम्हें ह्यूमंस का इतिहास लिखना है, इंसानों का, तो उसके अंदर तुम्हें पहली चीज तो टाइम पता होना चाहिए, कौन से टाइम में हुआ, और स्पेस, स्पेस मतलब कौन सी जगह पे हुआ. ठीक है, और कोई भी इवेंट के बारे में लिखने के पहले तुम्हें क्या क्या चाहिए, देखो, द फाइनल पोर्ट्रेयल शुड बी स्प्रेड ऑन द कंप्लीट कैनवास ऑफ गिवन टाइम एंड प्लेस. मतलब फाइनली उसके अंदर क्या हुआ, फाइनली एक्चुअली उसका तात्पर्य क्या है, हमने ऐसा क्यों लिखा है इसके अंदर. मतलब ऐसे ही नहीं है कि तुमने सिर्फ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा लिख दिया. उससे क्या फर्क पड़ा, उससे क्या फायदे हुए, उससे क्या नुकसान हुआ, मतलब फाइनली उससे क्या हुआ.
ठीक है, उसको सबसे पहले उसका पूरा कंप्लीट कैनवास का मतलब है पूरा का पूरा तुम्हें लोगों के सामने ऐसा इमेज देना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ, उसकी वजह से फाइनली हमें ऐसा रिजल्ट मिला। ये सारी चीजें लिखनी चाहिए विद द गिवन टाइम एंड गिवन प्लेस, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसी के साथ साथ उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया वो सब लिखना है। और उसी के साथ साथ अगर ये तीनों फैक्टर्स का बैलेंस हुआ, कौन से तीनों फैक्टर्स, टाइम, स्पेस और उसी के साथ साथ पर्सनैलिटीज। अब देखिए जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कुछ लोगों की वजह से आता है, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कुछ हो गया ना, कुछ लोग हैं, उन लोगों ने कुछ किया, उसी की वजह से कुछ रिजल्ट आया। तो इसलिए पर्सनैलिटीज का मतलब है जो इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के बारे में जब आप लिखोगे तभी एक्चुअली में वो इवेंट क्या हुई, एक्चुअली में आपने हिस्ट्री सही से लिखी, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा किसने बोला, वीके राजवाड़े जी ने कहा। ओके, सो डू यू नो में हमें एक और चीज बताई गई है कि वीके राजवाड़े फाउंडेड भारत इतिहास संशोधक मंडल इन पुणे ऑन 7 जुलाई 1910 टू फैसिलिटेट हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, आज भी पुणे में प्रेजेंट है और ये वीके राजवाड़े जी ने खुलवाई थी, जिसका नाम था भारत इतिहास संशोधक मंडल। संशोधन करने म्हणजे रिसर्च, राइट, उसके अंदर रिसर्च करना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या था कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में सारी रिसर्च होती थी, मतलब उन्होंने जो भी उनको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले थे, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे आर्काइव्स है। आर्काइव्स मतलब पता है ना आपको, वहां पे सब कुछ स्टोर्ड है अच्छे से, ठीक है। इज इट क्लियर? हाउ मेनी चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री आई कंप्लीट? यू कंप्लीट, ओके। हेलो साध, व्हाई आर यू लेट टुडे? अच्छा, सो ज्ञानेश, आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री। वैसे यहाँ पे 2 ही किए हैं लेकिन 3 हो गए हैं। और जिनको नहीं पता है मैं एक और बार बता रहा हूँ, कल से क्लासेस बंद हो रही है, ठीक है। मतलब कल लास्ट लाइव क्लास होगी हमारी शाम को 4 बजे, और आज रात का जो प्रीमियर है वो लास्ट प्रीमियर होगा इस महीने के लिए। फिर डायरेक्टली 6 सितंबर से शुरू होंगी, ठीक है। चलो, एनी डाउट्स? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई डाउट्स है क्या? डू यू हैव एनी डाउट्स? साथ एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना, है कि नहीं, तो इसीलिए एग्जाम्स की तैयारी तो करनी है। ओके, क्लियर? अरे भाई बताओ, समझ में आया क्या? Is it clear? ओके, नो डाउट्स। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ The nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional histories too। मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ देश के बारे में लिखा है, देश में जो अलग अलग प्रांत थे, अलग अलग रीजन्स थे, उनके बारे में भी हिस्ट्री लिखना शुरू कर दिया गया। नहीं तो पहले क्या था कि इंडिया है, इंडिया में ब्रिटिश रूल आया, उसके पहले इंडिया में क्या हो रहा था सिर्फ इतना ही लिखते थे, लेकिन अब ये सारी चीजों के बारे में भी लिखने लगे। नाउ एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियंस वाज ड्रॉन टू द ज्योग्राफिक कंडीशंस एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन्स। हाँ, स्पेशली साउथ इंडिया के बारे में तो बहुत ही कम लिखा गया था, मतलब उसका मेन फोकस होता था इन द मुगल हिस्ट्री, मेन फोकस होता था दिल्ली, कोलकाता, ऐसी बड़ी बड़ी जो पहले सिटीज हुआ करती थी जो कि नॉर्थ में थी, और साउथ इंडिया के बारे में कोई कुछ नहीं लिखता था। लेकिन नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी की वजह से साउथ इंडिया के बारे में भी लिखा जाने लगा। नेक्स्ट इज हिस्ट्री इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हिस्टोरियोग्राफी लिखी जाती थी। नाउ अलोंग विद द राइटिंग द डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, द कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्रीज वर आल्सो बीइंग रिटन। तो अब सिर्फ डायनेस्टी के बारे में, अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुमने मुगल एम्पायर के बारे में लिखा, तुमने सल्तनत के बारे में लिखा, वहां के लोग कैसे रहते थे, उनका कल्चर क्या था, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते थे, वहां पे इकोनॉमी कैसे चलती थी, क्या लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, क्या लोगों का एकदम धंधा सही से चल रहा था, ये सारी चीजें भी लिखने लगे। द स्कॉलर्स of the post-independence era began to fill the need of writing histories of various communities, sciences, economic systems, political ideologies, cultural aspects, etc.
तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब इंडिपेंडेंस के बाद वाले जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या क्या लिखा, देखो उन्होंने जो हिस्ट्रीज लिखी, उन हिस्ट्रीज में उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में, अलग अलग जो लोग रहते थे, अलग अलग उन्होंने जो साइंसेस डेवलप किया, अलग अलग चीजें, डेवलपमेंट अब चल रहा था ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब क्या है, 1947 के बाद आपको पता है बहुत फास्ट डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का, राइट, और पूरी दुनिया का भी। इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो गया, जो करेंसी आ गई, पहले करेंसी अलग 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 हुआ करती थी, अभी एक साथ एक जैसी करेंसी आ गई, ये सारी चीजें, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अब पॉलिटिक्स बढ़ गई इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, राइट, कल्चरल एस्पेक्ट्स बढ़ गए, मतलब अलग अलग कल्चर जो है उनको बढ़ावा दिया जाने लगा। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से कल्चर्स को, अलग अलग कल्चर्स को, अपने कल्चर को क्या कहते हैं, संभाल के रखने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उसके अंदर कुछ प्रोविजंस है। ये सारी चीजों के बारे में भी अब लिखने लगा हिस्ट्री में। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ दिस एरा हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स। तो मैंने बताया था हिस्ट्री में स्कूल्स का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। तो 3 आइडियोलॉजी, 3 मान्यताओं वाले लोग थे। एक थे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री वाले लोग, एक थे सबऑल्टर्न हिस्ट्री वाले लोग, और एक थे फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ठीक है। आज हम मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और बाकी दोनों हम लास्ट सेशन होगा कल उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो नाम से ही पता चलता है कार्ल मार्क्स के से कुछ तो रिलेटेड है। क्या आपको याद है कार्ल मार्क्स ने हमें क्या बोला था, याद है क्या? कार्ल मार्क्स ने हमें बोला था कि जिस कम्युनिटी के जिस भी ऐसे सेक्ट है या जो भी सेक्शन है कम्युनिटी का जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सेक्शन बाकी सेक्शंस को एक्सप्लॉइट करेगा। ये हमें कार्ल मार्क्स ने बोला था, राइट, याद है? The concern for the means of production, modes of production and the industrial relations were at the center in the writings of Marxist history. Accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. देखिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मेन आइडिया क्या है ना, कि सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शंस थे उसमें से कौन से सोसाइटी के सेक्शन के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो फैक्ट्रियां रहती है या फिर जो भी काम रहते हैं कुछ भी चीजें बनाकर बेचने के, ये सब काम जो भी सेक्शन के पास है वो सेक्शन मेन होगा, ठीक है। और बाकी के जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको बहुत ज्यादा उससे एक्सप्लॉयटेशन होगा। मतलब देखिए जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उसने पैसे बढ़ा दिए कोई भी वस्तु के, फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट प्रोडक्शन की बात कर लो, तो जो भी सॉल्ट प्रोडक्शन कर रहा है उसने अगर दाम बढ़ा दिए तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? गरीब पे। जो गरीब लोग हैं वो पिसेंगे इसके नीचे कि ये लोग और भी पैसा लूट रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि जो एक्सप्लॉइटेड क्लासेस थी सोसाइटी की, जो लोअर क्लासेस थी, उनके बारे में ज्यादा लिखा गया मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में, ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम। तो वही चीज है, कास्ट सिस्टम में कैसे कैसे चेंजेस हुए, जो लोअर कास्ट के थे उनको कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन झेलना पड़ा, ये सारी चीजों के बारे में इसमें लिखा जाता था। अमंग द नोटेबल Indian historians who adopted Marxist ideological framework, scholars like Damodar Dharmanand Kosambi, Comrade Shripad Amrut Dange, Ram Sharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notably, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 नाम दिए हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने काफी ज्यादा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी लिखी है। जैसे कि हमने यहाँ पे श्रीपाद अमरुत डांगे, इनकी यहाँ पे किताब दिखाई है, इंडिया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ठीक है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी। सो ही वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी की सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसकी मांग सबसे पहले इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ने की थी ब्रिटिशर्स के सामने। तो कॉमरेड श्रीपाद अमरुत डांगे भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एंड ही रोट द बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, और इसमें उन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के पैटर्न में लिखी है ये बुक, ठीक है। तो कोई भी डाउट से अभी के अभी पूछ लो, या फिर जो लोग लाइव नहीं देख रहे वो कमेंट्स में पूछ लो। और अगर आपको एनटीएससी के नोट्स चाहिए या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस, कॉन्ग्रेचुलेशन 383 सब्सक्राइबर्स, एंड आई होप इस हफ्ते में हम 400 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो कोई डाउट से तो अभी बता दो यार। 3 लोग देख रहे हो और 2 लाइक, बड़ी नाइंसाफी है, बड़ी नाइंसाफी है। एक सेकेंड, लाइक कर दो भाई अभी तक ना किया हो तो, ठीक है। ओके चलो तो खत्म करें। कोई डाउट है क्या? डू यू हैव एनी डाउट्स?
यस, दिस इज कॉल्ड गुड। 3 लाइक्स हो गए भाई। चलो, कोई डाउट्स है क्या? बताओ बताओ बताओ। नो डाउट्स, ओके साद। अदर्स कोई डाउट है? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का सेशन खत्म करते हैं एंड मीट यू एट 9:30 PM रात को, ठीक है? और कल शाम को 4 बजे भी एक क्लास है। ओके, सो बाय बाय। चलो भाई, 4 लाइक हो गए, अच्छा है, ठीक है, बाय बाय।